नमस्कार। आज हम बाजार के हालिया उतार चढ़ाव और कुछ बेहद अहम अर्निंग्स रिपोर्ट्स का एक बहुत ही डीप और दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। आज हमारी रडार पर 3 खास कंपनियां हैं, KPIT, CDSL और TD पावर सिस्टम्स। देखिए, हकीकत यह है कि कोई भी कंपनी कागज पर कितनी भी बेहतरीन क्यों ना लगे, बाजार की असली सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस चर्चा में डाइव करते हैं और इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी डिकोड करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग असल में कैसे काम करती है, KPIT का वैल्यूएशन इस वक्त कहां खड़ा है और उसका भविष्य कैसा दिखता है, CDSL के रेवेन्यू पर दबाव क्यों आ रहा है, और फिर आखिर में TD पावर के नए अपडेट्स पर एक क्विक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो हर इन्वेस्टर की नींव होना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कीमत और असली वैल्यू के बीच का फर्क। आसान भाषा में कहें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब बस इतना है कि आप किसी कंपनी के लिए क्या कीमत चुका रहे हैं। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी या पॉपुलर क्यों ना हो, अगर आप उसे उसकी कमाई के हिसाब से सही वैल्यूएशन पर नहीं खरीद रहे हैं तो लंबे समय में नुकसान उठाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सारा खेल अर्निंग्स के मुकाबले सही कीमत देने का है। और यही वो बात है जो हमें समझना सबसे जरूरी है। सिर्फ एक अच्छी कंपनी होना उसे ओवर वैल्यूएशन के खतरे से नहीं बचाता। कई बार हम फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियों में पैसा लगाते हैं, फिर भी पोर्टफोलियो लाल निशान में दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे बहुत महंगे भाव पर खरीद लिया था। और सच कहूं तो आज बहुत से निवेशक इसी कड़वी हकीकत का सामना कर रहे हैं। अब इसी बात को KPIT टेक्नोलॉजीज के उदाहरण से समझते हैं, जहां भारी उम्मीदों ने वैल्यूएशन का क्या हाल किया है वो हम साफ देख सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 55%। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। अपने ऑल टाइम हाई से KPIT का स्टॉक 55% से ज्यादा टूट चुका है। अगर आप पिछले 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो वह -9% पर है और सिर्फ पिछले 1 साल में ही ये 43% गिर गया है। ये आंकड़े अपने आप में चीख चीख कर बता रहे हैं कि हालात इस वक्त कितने गंभीर हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, एक वक्त था जब बाजार KPIT को उसकी इंडस्ट्री के बाकी प्रतियोगियों की तुलना में एक बहुत ही भारी प्रीमियम दे रहा था। मतलब जहां बाकी कंपनियां 50 से 60 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रही थीं, वहीं KPIT 80 के भारी भरकम PE पर बैठा था। उस वक्त की शानदार ग्रोथ को देखकर शायद ये जायज भी लग रहा था। लेकिन जब हालात बदलते हैं ना, तो इतना भारी प्रीमियम बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हालात कैसे बदले, जरा इन आंकड़ों को देखिए। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। पिछले 1 साल में कंपनी ने अपना रेवेन्यू तो 10% बढ़ा लिया, लेकिन उनका प्रॉफिट वो नेगेटिव ग्रोथ में चला गया। सोचिए, अगर कोई बिजनेस कल तक 10 करोड़ का माल बेच रहा था और आज वो घटकर 4 करोड़ पे आ जाए तो उसकी वैल्यू तो गिरेगी ही ना। रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट सिकुड़ गया। बस यही वो हकीकत है जिसने उस 80 की PE को पूरी तरह से अनजस्टिफाइड बना दिया। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं कि KPIT के भविष्य के लिए मैनेजमेंट का आउटलुक और रिकवरी प्लान क्या है। देखिए, रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। पहली तिमाही में चुनौतियां यानी हेडविंड्स तो बनी रहेंगी, लेकिन मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 2026 को एक बेंचमार्क की तरह देख रहा है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 काफी प्रॉमिसिंग होगा और वो 2026 के नंबर्स को भी पार कर लेगा। और अगर लंबे नजरिए से देखें, यानी अगले 2 से 3 सालों में, तो वो अपने मार्जिन को खींचकर 22 से 24% तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जो मार्जिन का अनुमान दिया गया है वो 20.5% से 21.2% की रेंज में ही है। मतलब ये लगभग वैसा ही है जैसा 2026 में देखने को मिला। साफ शब्दों में कहूँ तो मार्जिन बढ़ाने का वो बड़ा प्लान तुरंत लागू नहीं होने वाला। निवेशकों को उस 2 से 3 साल वाले बड़े टारगेट का थोड़ा सब्र के साथ इंतजार करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और CDSL पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि रेवेन्यू पर दबाव कैसे बनता है और बाजार के साइकिल्स कैसे असर डालते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि CDSL पैसा कहां से कमाती है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो उनका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 34% एनुअल इश्यूअर इनकम से आता है। इसके बाद IPO और कॉर्पोरेट एक्शंस का नंबर आता है जो 18% का योगदान देते हैं। फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं जो 17% पर हैं और आखिर में 13% हिस्सा ऑनलाइन डेटा चार्जेस का है। ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इनमें से किसी एक बड़े हिस्से में भी डेंट लगता है तो पूरी कंपनी का रेवेन्यू हिल जाता है। और सच में यही हुआ। जरा सोचिए, 71% की गिरावट। इस एक चौंकाने वाले आंकड़े ने पूरे बाजार को हैरान कर दिया है।
दिसंबर क्वार्टर से लेकर क्वार्टर 4 के बीच आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन वाले सेगमेंट में 71% की भारी गिरावट आई। और मजे की बात यह है कि पारंपरिक रूप से यही वो सेगमेंट है जो क्वार्टर 4 में सबसे ज्यादा कमाई करके देता है। अब जब उम्मीद सबसे ज्यादा हो और वहीं सबसे बड़ा झटका लग जाए तो पूरी बैलेंस शीट तो डिस्टर्ब होगी ही। उस एक सेगमेंट की इस भारी गिरावट का नतीजा ये हुआ कि सीडीएसएल का कुल वार्षिक रेवेन्यू 13.7% नीचे आ गिरा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीडीएसएल एक बुरी कंपनी है। फंडामेंटली ये एक बेहद स्टेबल डिपॉजिटरी है और अगर आप इनका 3, 5 या 10 साल का डेटा देखेंगे तो वो बहुत मजबूत है। लेकिन इनका बिजनेस सीधे तौर पर बाजार के चक्र यानी मार्केट साइकिल्स पर निर्भर है। जब बाजार ही सुस्त पड़ा हो तो इनकी अर्निंग्स पर तो दबाव पड़ना लाजमी है। चलिए अब जाते जाते टीडी पावर सिस्टम्स पर एक बहुत ही क्विक अपडेट ले लेते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो टीडी पावर सिस्टम्स ने अपने चौथे क्वार्टर में काफी मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। उनका प्रॉफिट 36% से बढ़ा है और इसी के साथ उन्होंने 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा कर दी है। जो लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए ये एक काफी अहम और पॉजिटिव अपडेट है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण ने एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी है, सिर्फ एक अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना काफी नहीं है, आपको सही वैल्यूएशन और बाजार के साइकिल्स को भी गहराई से समझना होगा। केपीआईटी का वो भारी प्रीमियम कैसे उसके असल कमाई से टकराकर टूट गया और सीडीएसएल का मजबूत बिजनेस कैसे बाजार की सुस्ती से प्रभावित हुआ, ये सब हमारे लिए एक बड़ी सीख है। तो अब सवाल ये है कि ये बदलते वैल्यूएशंस और बाजार के चक्र आने वाले समय में वित्तीय परिदृश्यों और हमारे पोर्टफोलियो को किस तरह नया आकार देंगे। ये सोचने वाली बात है ना। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।